पूछो। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन एफ में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1 में, ठीक है, सेक्शन एफ जो है ना उसमें देख लो, ऑब्जेक्टिव वाले में कोई डाउट है आपको? एक मिनट रुको, ये फ्लक्चुएट करेगा। F3 में करना है काम, ओके। सो F3 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? H2SO4 होगा इसमें ना, H2SO4 होगा, बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये होगा, ओके। तो F3 में तो H2SO4 ही आंसर आएगा। F4 हो गया, F5 हो गया। F5 अच्छा क्वेश्चन था, देखा आप लोगों ने, F5 थोड़ा ठीक था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट डिपिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4? कर लिया है ना, बाकी जगह पे नहीं हो रहा है, केवल डी ऑप्शन में I माइनस आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है? I माइनस आयन I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिडॉक्स जहां पे ऑक्सीजन नंबर जो हो रहा है वो हो जाएगा, ठीक है। F2 में क्या था? F2 में था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओस्टोल प्रोसेस में क्या होता है? किसका ऑक्सीडेशन होता है? अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है ना, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन जी में। अभी इसका भी स्क्रीन शेयर चाहिए क्या? स्क्रीन शेयर किसका चाहिए ओम तिवारी? अभी स्क्रीन शेयर आपके पास सीट नहीं है क्या? सीट नहीं है क्या? गिव मी 1 मिनट, ठीक है। आज टेलीग्राम पे चैट ओपन कर दूंगा, ठीक है, तो उसमें तुम्हें जो भी आपको मांगना हो वो कर लेना, है ना, बता देना, या वहां मैसेज कर दिया करो, मैं वहां पे कर लूंगा, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, स्क्रीन शेयर में देख लो, आप स्क्रीन शेयर करा लो, मैं क्या बताऊं, आप जैसा भी करो वैसा कर लो, ऐसे कर लो, ये स्क्रीन शेयर हो गया आपका, है ना, ऐसे कर लो, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो, लेकिन कर लो कैसे भी करके, ठीक है। हाँ जी, तो सेक्शन जी पे आ जाते हैं। अब ये चालू हो गया। वैसे तो टाइम खराब होता है, तुम लोग ये सब और करते हो। ये हो जाएगा। तो सेक्शन ये हो गया था। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, और एक मिनट रुको, मैं चैट ओपन और देख लेता हूं। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन जी में, और G3 की बात आप कर रहे हैं मेरे से। G3 में आपसे कहा गया a yellow colored crystalline substance gave a colorless gas X on reaction with fluorine which is the thermally stable and has octal geometry। octal geometry केवल SF6 का ही आ रहा है ना, octal geometry SF6 का ही आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर यही आएगा। बाकी अपने आप ही हिंट लग जाएंगे सारी चीजों के, जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ पता हो, कुछ से भी अभी एक दो इंफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। किसी ने जीवन भी पूछा है, और ऑर्डर ऑफ हैलाइड ऑफ सल्फर विद द डिफरेंट हैलाइड्स। ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना, ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है हैलाइड्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होता है, नॉट फॉर सल्फर, फ्रॉम एवरीवेयर। किसी के साथ भी कंपाउंड बनाते हैलाइड का ऑर्डर यही रहता है, वो बॉन्ड लेंथ वाला है। कोई भी एलिमेंट मान लो X है, वो इनके साथ जो कोई भी एलिमेंट A है, वो हेलोजन एटम X के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होता जाएगा। ये सब जगह है ना, ये सब जगह ही है, ठीक है। इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। S2F6 में क्या कर सकते हो आप? S2F6 में 3-3 बॉन्ड बना लो, और क्या है, मतलब इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इस तरीके से बना सकते हैं, मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए, इसमें क्या समस्या है, इसमें बन जाना चाहिए, ऐसे करके कर लो, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये कर सकते हो, आप एक एक लोन पर आ जाएगा, यही तरीका है। और कोई मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट मेथड लग रहा है बॉन्डिंग का, यही बेस्ट मेथड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट
G6 आप मेरे से पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस हैलाइड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? Pi3 होगा, Pi3 होगा। क्यों होगा Pi3? वो आपको समझ में आना चाहिए, उसमें I माइनस आयन है ना। ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है उसमें। मैंने सॉल्ट एनालिसिस में भी डिस्कस किया था आपको कि अगर इनकी हेलोजन्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ना हेलोजन की, वो इस तरीके से है। ये इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। जबकि रिड्यूसिंग पावर की अगर बात करें तो F माइनस आयन सबसे कम होगा, फिर Cl माइनस आयन होगा, फिर ब्रोमाइड आयन होगा और फिर आयोडाइड आयन होगा। तो आयोडाइड की आयन की क्या रिड्यूसिंग पावर क्या है बोलो? सबसे ज्यादा है। इसलिए यहां पे I माइनस आयन जो होगा वो क्या करेगा? वो फास्फोरस को रिड्यूस करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मैं क्वेश्चन अभी जो पूछा है इन्होंने, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर पे दिखा देता हूं। जिनके पास सीट नहीं है, सीट ले लो यार। सीट तो क्या, सीट तो रखनी चाहिए आप लोगों को। सीट में ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो आप लोग, जिसका मैंने आंसर बताया है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में जो Pi3 है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, सीट पीडीएफ मांग लो अपने दोस्तों से, कितना लोग तो दे, है ना। मुझे तो स्टूडेंट नहीं प्रोवाइड किए, या मैं टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा। ठीक है, ओके, मैं टेलीग्राम लिंक पे पुट कर दूंगा, अभी कर देता हूं, है ना, अभी पुट कर देता हूं, मिल जाएगा। ओके, G6 हो गया आपका। ओके, नाउ H1, H1 कहाँ है ना, H1 हो गया। H1 के बाद H2, Na2S2O3 इज प्रिपेयर्ड बाई। तो इसका प्रिपरेशन देख लो, Na2H2, इसका NaOH के साथ प्रिपरेशन होता है ना, NaOH के साथ प्रिपरेशन होता है। एक दो रिएक्शंस जो है ना उनको देख लेना वहां पे, Na2S2O3 का प्रिपरेशन जो है ना वो कर लेना। सल्फर को अगर NaOH के साथ फ्यूज किया जाता है, NaOH के साथ अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, सल्फर प्लस 6 NaOH विल गिव यू Na2S2O3, Na2S2O3 प्लस 2 Na2S प्लस H2O, ऐसे बनेगा, है ना। और एक मैं आपको पहले बता चुका हूं, कौन सा, है ना। मैं भी देता हूं सारी चीजें, टेलीग्राम लिंक वगैरह देता हूं। रिड्यूसिंग H2SO4 H2S2 ये नहीं होगा, है ना, कोई लॉजिक नहीं है ना, इस तरीके का नहीं। इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा मुझे, इसलिए मैं बताया भी नहीं, पहले भी नहीं, इसलिए इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन ये वाला जो मैंने बताया था आपको, कौन सा, ये वाला Na2SO4 प्लस सल्फर वाला, ये तो मैंने बता दिया था आपको, Na2S2O3 वाला, इस तरीके से। ये मैंने आपको वहां पढ़ाया था, किसमें, उसमें बताया था, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाया था, थायोसल्फेट के बारे में, वहां बताया हुआ है ना। ठीक है, नाउ हाँ, लेकिन ऐसे प्रिपेयर जो है ना, इसमें ऐसे प्रिपेयर नहीं किया जाता है ना। प्रिपरेशन जो है ना इस तरीके से नहीं करते हैं। बन तो सकता है, मतलब आपको लग रहा है कि H2S2O3 जो है ना वो NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2S2O3 बना लेगा, बट ऐसे बनाया जाता नहीं है ना। नेक्स्ट है S3 में। S3 में क्या डाउट पूछा, द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन Na2S2O3 और Cl2, ये एंटी क्लोर एजेंट माना जाता है। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, दैट इज द एंटी क्लोर एजेंट। मतलब जो बचा हुआ क्लोरीन वगैरह होता है उसको निकालने के काम आता है। Na2S2O3 इज अ एंटी क्लोर एजेंट, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। फाइबर कटिंग वगैरह में जहां पे क्लोरीन वगैरह होती है उसको उसको जो है ना उसको हटाने के काम में लिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी क्लोर एजेंट। ठीक है, तो ये बनाता है 2NaHSO4 प्लस 8HCl, ये रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद है S3 हो गया, Na2S2O3, और ये होगा, हाँ अच्छा, यहाँ पे ये था SO3 था क्या, Na2SO3, हाँ Na2SO3 होगा, यहाँ पे देख लेना, है ना, चेक करना अपनी, मैंने बता रखा है आपको, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें
H5 आप पूछ रहे हैं मेरे से ना, H5 क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स H2O2 ऑन हार्ड। अरे यार ये तो तुमको पढ़ा रखा है मैंने। H5 किसने पूछा है ना, H5 कौन पूछ रहा है, H5 मैंने बताया हुआ है ना, H5 मैंने बताया हुआ है, बी ऑप्शन पूछ रहे हैं H5 में, H5 में यस इट इज, आंसर इज बी, H2SO5 कैरोज एसिड। दो बार बताया, पूरा मैकेनिज्म बताया था, और फिर बताया था कि जो H2SO5 होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ SO3 प्लस H2O2 है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, वो कर लेना उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नाउ H6 हो गया आपसे, H6 हो गया, H6 है ना, हो गया, ठीक है। तो H6 भी आपका कंप्लीट है। और उसके बाद मैच द कॉलम था, मैच द कॉलम में मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आना चाहिए। H6 में क्या डाउट था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन द बिलो रिएक्शन, QH नहीं बनेगा, दिख रहा है सीधा सीधा, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो D2O लिखा हुआ, अगर यहाँ H2O होता तो QH बनता, अगर यहाँ पे D2O नहीं, अगर यहाँ पे D2O है तो यहाँ पे KOD बनेगा, समझे। और आपको मैंने बताया हुआ था कि जितने भी ओजोन की रिएक्शन होती हैं उनमें ऑक्सीजन बनता ही बनता है, ये मैंने क्लास में समझाया था। तो ओजोन की रिएक्शन में ऑक्सीजन बनेगा ही, और आई माइनस आयन को ये अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आई माइनस आयन को I2 में भेज देगा, ठीक है। के किस में जाएगा, KOH में जाता है, लेकिन KOD में जाएगा बिकॉज D2O है, तो यहाँ पे जो KOH आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ नाउ बात करते हैं मैच द कॉलम की। मुझे लगता है मैच द कॉलम में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं की है, वो सारी चीजें डिस्कस हुई हैं क्लास के अंदर, ठीक है, इस तरीके से है ना, ये सारा कुछ हुआ है क्लास में, ये कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। रिदा था एक मैच द कॉलम था, ठीक है, ओके, हाँ मैच द कॉलम भी है, दे दिया था मैंने आपको, कर लिया हाँ, ठीक है, हाँ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ये मैच द कॉलम में कोई होना नहीं चाहिए, है ना। ओके, नाउ मैच द कॉलम सेकंड भी हो जाएगा, इनके सबके स्ट्रक्चर मैंने बता रखे हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये दिख रहा है, ये वाला S3P3O9, तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, S3P3O9 में 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड होगा, है ना। बाकी सब में ऊपर में देखो कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये साइक्लिक नहीं होंगे, है ना, इससे ओपन ये पॉलीफॉस्फोरिक एसिड वगैरह होंगे। तो इस तरीके से मैं ये बता चुका हूं आप लोगों को ये सारी चीजें, तो आप ये कर पाओगे आसानी से, ठीक है। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो है ना इस तरीके से आप कर लेना, है ना, ये कंप्लीट कर लिया मैंने, तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है ना। एक्सरसाइज 2 को आप अटेम्प्ट करना, नेक्स्ट क्लास में 2 डिस्कस करेंगे, टाइम भी खत्म हो रहा है अपना, ठीक है। सी और डी में डिफरेंस, हाँ सी में तो एन लिखा हुआ है ना, साइक्लिक लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, उसमें एन का वैल्यू फिक्स है, सी में एन का वैल्यू P3, एन का वैल्यू 3 फिक्स है, और डी में एन का वैल्यू फिक्स नहीं है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। E4 कौन पूछ रहा है, E4 में क्या डाउट बचा हुआ है अभी, है ना। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड N2O होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ N2O इज न्यूट्रल ऑक्साइड, पढ़ो, पूरा टेबल बना हुआ है आपकी सीट में, मैंने भी पढ़ाया हुआ है। N2O को न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, पढ़िए इसको, है ना, ठीक है। और नहीं तो इसका जो बी फेज का जो लेक्चर था मैंने थोड़ा वहां डिटेल में बढ़ाया था, थोड़ा और डिटेल में चला गया था बी फेज में, थोड़ा सा इसीलिए उनका 1-2 लेक्चर लेट भी चल रहा है, आपसे पीछे चल रहा है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हो, है ना, PB स्टार वाला लेक्चर देख लो, वहां पे और डिटेल में मिल जाएगा ऑक्साइड्स के बारे में, है ना, और मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी पी ब्लॉक में जितने लेक्चर्स हो गए, है ना सर, पार्ट वन का E4 पूछ रहे हो क्या। N2O4 कैसे हो जाएगा, N2O4 जो है ना
वो क्या होगा, N2A4 को पानी में डिसॉल्व करोगे तो HNO3 और HNO2 देता है, तो कैसे बन जाएगा न्यूट्रल ऑक्साइड? YNO2 डायमराइज, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं अब दोबारा नहीं बता सकता आपको, ठीक है। पार्ट 1 का B10, पार्ट 1 का B10 ये भी मैंने बता चुका हूं, है ना, ठीक है, रहने दीजिए। हाँ, तो आप बार बार भूल रहे हैं, तो आप बार बार मुझे काम पे क्यों लगा रहे हो? आप खुद काम पे लगो ना, ठीक है। आप अगर बार बार भूल रहे हैं तो आप मुझे, है ना, आप खुद खुद रिकॉर्डिंग देखो, खुद करो इस तरीके से ना, बैलेंस रखो अपने आप को। चलिए, प्रीवियस क्लास का जो लेक्चर है वो क्या करेंगे, हाँ मैच दो कॉलम डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ गया यार मैच दो कॉलम, मैंने रखा है। गिव मी 1 मिनट, है ना, मैं मैच द कॉलम देख लूं, कहीं रख दिया मैंने उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें मैच द कॉलम में। मेरे पास जो मैंने आपको जो मैच द कॉलम होमवर्क दिया था, उसमें ए का आंसर तो क्यू से मैच करेगा, बी का आंसर मेरा पी से मैच कर रहा है, सी का आंसर मेरा एस से मैच कर रहा है, और डी का आंसर मेरा आर से मैच कर रहा है। ये आंसर है, ठीक है। तो हाँ, ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड, कुछ लोगों के पूरे करेक्ट है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत गुड, बहुत अच्छी बात। नाउ अब आप कौन सा पूछना चाह रहे हो, है ना। तो सबका पी हो गया था, CRI3 पी सबने कर लिया है। पी में किसी को डाउट है? पी में किसी को डाउट है? नहीं है ना, पी में डाउट नहीं है। क्यू में डाउट है? क्यू में क्या था, हाँ FeSCN, इसमें डाउट हो सकता है। इसमें क्या था, FeSCN whole twice is going to be converted into SO4 2 negative plus CO3 2 negative, इसमें जाता है, और NO3 माइनस आयन में जाता है, इसमें जाता है, ठीक है। सॉरी, एक Fe का नहीं बताया क्या इसमें? Fe3 प्लस भी है, Fe3 प्लस भी है ना, SO4 भी है, हाँ ठीक है। तो आपको क्या प्रॉब्लम आया होगा, मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो आपको समझ में आया होगा कि Fe2 प्लस है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर रहा होगा, और यहाँ पे जो 1 है वो इसके ऊपर रहा होगा। ये फील आता है आप लोगों को? ये जो मैंने अभी बोला है, ये 2 वाला चार्ज इसके ऊपर रहा होगा, 1 वाला इसके ऊपर रहा होगा, ये फील आता है ना आपको? ठीक है, तो आपने इसको ऐसे लिखा होगा 2SCN माइनस आयन, ऐसे लिखा होगा। मेरे ख्याल से Fe2 प्लस से Fe3 प्लस गया है, इसमें तो किसी को कोई समस्या है नहीं। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर Fe की वजह से तो 1 आ गया, ये वाला, है ना। तो इसको क्रॉस कर दूं, ये तो कंक्लूड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी सल्फर वाले में क्या था, आप लोगों को ऐसे करना चाहिए था, यहां जरूरत पड़ेगा आपको, यहां आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत पड़ेगी। Fe3 प्लस नहीं लिखवाया था क्या? ओ, तब गड़बड़ हुआ होगा। हाँ, Fe3 प्लस नहीं लिखवाया होगा तो गड़बड़ हुआ होगा। यस यस, 1 का गड़बड़ आ रहा होगा, है ना, है 1 का गड़बड़ आ रहा होगा, तो ठीक है, लिख लो फिर, तो आ गया ना समझ में, फिर तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही गड़बड़ हो गया होगा, सही मैं नहीं देख पाया हूँ। ठीक है, तो ये होगा 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे हो जाएगा। ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। तो सल्फर का ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा था? 0 आ रहा था, और यहां पे कार्बन कितना आ रहा था? +2 आ रहा था, और नाइट्रोजन कितना आ रहा था? -3 आ रहा था। यही आ रहा था ऑक्सीजन नंबर। ये आ रहा है ऑक्सीजन नंबर 0 +2, और ये आएंगे, है ना। तो बस अब कर लो, क्या दिक्कत है? 0 से यहाँ कितना जा रहा है? +6 में जा रहा है। 0 से +6 में जा रहा है, कितना? 6 का चेंज है, लेकिन 2 सल्फर एटम है तो 12 का चेंज आ जाएगा। फिर कार्बन कितना +2 से कहां जा रहा है? +4 में जा रहा है, कितने का चेंज है? 2 का चेंज है, लेकिन कार्बन कितने हैं? 2 है, तो कितना? 4 का चेंज हो जाएगा।
नाइट्रोजन -3 से कहां जा रहा है, +5 में जा रहा है, तो कितने का चेंज है, 8 का चेंज है, लेकिन अपने पास 2 नाइट्रोजन एटम है तो 16 हो जाएगा। तो इस तरीके 16 4 20 और 13 33 आंसर आ रहा होगा, यही आ रहा है आंसर, 33 आ रहा है ना। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन निकाले, एक मिनट रुको, क्या कह रहा है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो तुमको, आप मुझे ये बता दो कि आपको सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, इन तीनों का अलग अलग तो पता चल ही नहीं सकता ना। ये जो एक्स वाला मेथड है, जो आप एक्स यूज करते हो, उसमें किसी एक ही एलिमेंट का होगा ना, ठीक है, उसमें किसी एक ही एलिमेंट, जो एक्स वाला मेथड था उसमें तो आप एक ही एलिमेंट का निकाल सकते हो, है ना। इंडिविजुअल में आपको तीनों का जानना पड़ेगा, तो आपको इंडिविजुअल वाले पे काम करना पड़ेगा, ऐसे पता चलेगा, है ना, ऐसे पता चलेगा कि इंडिविजुअल में करेगा, ठीक है। सल्फर का 1 होगा, सल्फर का 1 नहीं होगा, सल्फर का 0 ही आ रहा है, सल्फर का 0 ही आ रहा है, 1 नहीं आएगा, है ना। आर भी चेक कर ले, आर में क्या था, हाँ आर तो सही लग रहा है मुझे, आर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आर में तो क्या था, जो आर वाला ऑप्शन है उसमें क्या था, NH4 HCN जो था वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, SO4 2 नेगेटिव में, CO3 -2 में और NO3 आयन में। आर तो सही लग रहा है। ये क्या बना के देगा, ये बना के देगा आपको अमोनियम आयन और HCN आयन, ठीक है। तो ये तो 0 में है, ये +2 में है, ये -3 में है और ये -3 में है, ऐसे कर लेना, है ना, ठीक है। 0 -3 0 और +2 इस तरीके से रहेगा, दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। ये आ गया था, कोई समस्या नहीं है ना, ओके। तो कर लो, -3 से कहां जा रहा है, +5 में, कितने का चेंज है, 8 का चेंज है, लेकिन ये वाला भी -3 वाला कहां जा रहा है, +5 में, तो इसके लिए भी 8 का चेंज होगा। 2 नाइट्रोजन है -3 में, ये वाला और ये वाला, दोनों के लिए 8 का चेंज आएगा। सल्फर के लिए कितना चेंज आएगा, 6 का, 0 से +6 में जा रहा है, +2 से कहां जा रहा है, +4 में जा रहा है, तो 2 का चेंज है, ठीक है। इस तरीके से 16 और 6 22 24 आंसर आ रहा है, 24 आ रहा होगा इसका आंसर। डी को मैच कराया है आर से, बिल्कुल सही, 24 आंसर आ रहा है बैलेंसी फैक्टर का, ये तो सही आ रहा है। सल्फर 0 हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एस वाला भी बताओ, एस वाला बता दे, सल्फर का 0 हो सकता है, सल्फर का 0 हो सकता है। सर इलेक्ट्रॉन मेथड से नहीं आ रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन मेथड से सही आ रहा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे कि नहीं आएगा, आएगा, है ना, बैलेंसिंग से आ जाएगा। किसी ने बैलेंसिंग से किया था, हर्षित कह रहा है आ रहा है बैलेंसिंग, है बैलेंसिंग से किया था, यस बैलेंसिंग से भी आ रहा है, आएगा यार, बैलेंसिंग से आएगा, करो। ऐसा नहीं हो सकता कि बैलेंसिंग से नहीं आएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना, इट्स अ फुल प्रूफ मेथड, इसका कोई एक्सेप्शन थोड़ी ना है, इट्स अ फुल प्रूफ मेथड। कोई मिस्टेक हुआ होगा इसलिए प्रॉब्लम आएगा, वरना बैलेंसिंग से भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार एस वाला भी डिस्कस कर लो आप लोग, अगर आपको एस को भी डिस्कस करना है तो AS2S3 को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हम लोग किसमें, ASO3 हाँ माइनस में और SO4 2 माइनस में, ठीक है। यहां पे आर्सेनिक का स्टेट क्या है, यहां पर, यहां पे +3 है, ये -2 में है ना, नॉर्मल सल्फाइड है, नॉर्मल सल्फाइड है ना। सल्फर के एक बार वैलेंसी फैक्टर निकाल के तनु के क्या बन चाह रही है, एक मिनट रुको, बात करता हूं मैं, है ना, गिव मी 1 मिनट, है ना। यहां पर ये +3 आएगा, ये -2 आएगा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इसमें कितना आएगा, इसमें इसको x मान लेना, -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +5 आ रहा है, ये +5 में है, ये +6 में है, ठीक है।
तो -3 से +5 गया, 2 का चेंज है, लेकिन 2 एटम है तो 4 हो गए। प्लस -2 से 6 गया, मतलब 8 का चेंज है, 8 लेकिन 3 है, 24 हो जाएगा। 28 आ रहा है, देखो आ रहा है कि आंसर 28 आ रहा है ना? 28 आ रहा था, यस इट इज 28 आ रहा है, ठीक है, ओके। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सही है, आप ये हो सकता है सल्फर की इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, लेकिन यहां पे कार्बन जो है ना sp हाइब्रिडाइज है ना, कार्बन जो है ना sp हाइब्रिडाइज है, ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन जो है ना, कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन से भी ज्यादा निकल जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से ज्यादा निकल जाती है sp हाइब्रिडाइज का, ठीक है। नरेंद्र, सल्फर का +2 होगा, किसमें पूछ रहा है ये? नरेंद्र गर्ग, क्या कहना चाह रहे हो? आई डिड इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर इज ग्रेटर देन 2। हाँ, तो उससे क्या होगा? हाँ, मे बी सल्फर का 0 कैसे आ रहा है? सल्फर का 0 ऐसे आ रहा है, सल्फर का जो आ रहा है ना वो 0 ऐसे आ रहा है, देख लो। आप ऐसे समझ लो ये बना होगा, ऐसे होगा। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 है ना, इस तरीके से रहेगा। अब ये H+ आयन करके बाहर चला गया, तो ये -4 छोड़ के चला गया है ना, -4 छोड़ के चला गया। सल्फर को ज्यादा मानने पर भी आंसर आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर आप ये 10 से चला आएगा तो मैनेज कर लेगा भाई। समझो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन तो कितना, इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर जो आ रहा था सल्फर वाले का, मैं बता रहा हूं क्यों आपका आंसर सेम आ रहा है। क्यू का जो आंसर था वो 33 आ रहा था, है ना, समझो। क्यू वाले का आंसर 33 आ रहा था। मेरी बात सुन लेना, सुन लो, यहाँ पे जिनका ये डाउट है कि सर सल्फर का, पहले तो मैं इसको समझा देता हूं मेरा 0 कैसे आ रहा था, फिर मैं अब बोलता हूं। तो मेरे हिसाब से क्या था कि ये H एटम निकल गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, तो सल्फर के पास 2 2 4 और 2 6। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को ज्यादा माना बिकॉज कार्बन sp हाइब्रिडाइज था, तो मेरे हिसाब से, और ये sp3 हाइब्रिडाइज था, तो इसलिए मैंने क्या किया, कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये अब कार्बन के पास केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, सल्फर के पास ये इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 6 - 6 से 0 आ रहा है। और ये इधर जाओगे तो क्या होगा, 4 - 2 से क्या आएगा, +2 आएगा। और यहां जाओगे तो क्या होगा, यहां पे 5 - 8 करोगे तो -3 आएगा। तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है। कुछ स्टूडेंट ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि सर मैंने सल्फर को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लिया, है ना। अरे कहां हो रहा है यार, 7 - 6 से ना, 7 - 6 कहां हो रहा है, 2 2 4 2 6 ही तो हो रहा है, 7 कहां से हो रहा है? ये वाला जो नेगेटिव चार्ज ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये H एटम का था, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। 6 - 6 0 ही होगा, है ना। पर हाइब्रिडेशन वाला तो हम सेम एटम में निकालते हैं, बिल्कुल सही है हाइब्रिडेशन वाला, तो आप ठीक है। अगर आपको भाई मेरा मेरा थोड़ा सा जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी नॉलेज है, तो मैंने उसके हिसाब से मैंने वो कर दिया था कि मुझे पता है कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इससे सल्फर से ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो है ना इसको, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको ज्यादा कर दिया, है ना, उस वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा वो लगा के इंफॉर्मेशन लगा के कर दिया है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने सल्फर को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लिया तो प्रॉब्लम नहीं है। सुनो क्यों नहीं है, उसका क्या रीजन है, उसका रीजन है कि आपको टोटल 33 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आएगा, समझे, 33 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आएगा। अब अगर आप इसमें से सल्फर को दे दोगे तो बाकी के कम हो जाएंगे, सीधा बात है, बाकी का कम हो जाएगा, समझे। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तो उतने ही ट्रांसफर होंगे,
है ना, क्योंकि बैलेंस करोगे तो भी उतने उतने ट्रांसफर निकल के आएंगे, तो किसी एक को अगर ज्यादा दे दिए तो किसी एक का कम हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, वो मैनेज कर लेता है, समझे, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर क्लियर है। तो बैलेंसिंग से भी आप कर सकते हो, है ना। नहीं, आप जो है ना, इसका ज्यादा हो जाता है, सल्फर का इलेक्ट्रॉन 2.58 है, कार्बन का बिल्कुल है, लेकिन आप sp हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो, sp हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। हाँ, नेट चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यही है, नेट चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर से फर्क पड़ता, बिल्कुल नेट चेंज जो आएगा। क्योंकि वैलेंसी फैक्टर तो क्या है, वैलेंसी फैक्टर आप क्या निकाल रहे हैं, ओवर और पार्टिकल का निकाल रहे हैं, टोटल चेंज, तो एक का बढ़ा दिया तो एक का कम हो जाएगा, उस वजह से क्या होगा, नेट आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेट आंसर सेम आएगा। ठीक है, इस तरीके से रहता है ना, वो प्रॉब्लम नहीं आ रही। मेरे ख्याल से मेरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है ना। मेरी बात समझ में आ गई है। मैं जो समझा रहा हूं वो मैं क्या सबको समझ में आ जाना चाहिए कि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल है, तो वो पूरे मॉलिक्यूल का तो सेम ही रहेगा, एक का ज्यादा एक का कम करोगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, ये आ चुका होगा, मैं मान के चल रहा हूं आपको समझ में आ गया है। और मैंने जो लॉजिक लगाया है वो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला लॉजिक यहाँ पे लगा दिया, और चांस की बात है कि उससे भी आंसर आ गया है ना, चांस की बात है कि उससे भी आंसर आ गया। मैंने अगर sp हाइब्रिडाइजेशन का नाइट्रोजन का जो है ना, आई थिंक दैट बिकम 2.75, ऐसा कुछ है डेटा, मतलब sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट्स वेरी, मतलब जो है ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम से ज्यादा चली जाती है ना, आगे निकल जाती है। ओके, और आपको पता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सल्फर से ज्यादा होगा। हाँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा तो मैंने उसको आगे निकाल दिया। ठीक है, और अगर आपने नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सल्फर को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लीजिए। हाँ, वीडियो अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये 2.55 और 2 पॉइंट जो डेटा आप दे रहे हैं, ये कौन सा दे रहे हैं, सूरज कुमार झा, ये डेटा जो है ना, ये डेटा कौन सा है ना, है ना, ये डेटा कौन सा है, ये हाइब्रिडाइज वाला डेटा है कि कौन सा डेटा दे रहा हूं, मुझे मेरे हिसाब से डेटा नहीं है ये। हाँ, चैनल नेम नहीं पता आप लोगों को अभी तक, इतने दिनों से क्लास कर रहे हो। चलो अब आप क्वेश्चन, चलो आगे आ जाओ, बस यहां तक काफी डिस्कशन कर लिया, हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, नेक्स्ट में आते हैं। पिछले क्लास में हमारा वैलेंसी फैक्टर का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम वैलेंसी फैक्टर के बाद जो है ना, इसमें इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 मैंने करा दिया था, है ना। आर वाला बैलेंसिंग से बताऊं, ये मैंने एवरीवन पे लिंक डाल दिया है, चैनल है ना, चैनल का एवरीवन पे लिंक आ गया होगा चैनल का, जिनको जिनको चैनल नहीं पता है उनको एवरीवन पे लिंक डाल दिया, वो फॉलो कर लें, वहां पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। कई सारे बच्चों का आ गया है आर वाला। आर में क्या समस्या थी, एक मिनट रुको भाई, अब बता ही देता हूं, कोई दिक्कत हो तो। NH क्या होगा कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ता है, टाइम चला जाएगा, है ना, चार्ज बहुत सारा बैलेंस करना पड़ता है। चलो फिर देख लो आप लोग, SO4 2 नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव, और ये था, कर लो बैलेंस। नाइट्रोजन कितने हैं भाई, यहाँ पे 2 हैं, ये आर वाला यही पूछ रहे हो ना, है ना, कर यही वाला पूछ रहे हो ना। ठीक है, आर वाला ही पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था बैलेंसिंग के लिए। हाँ, ओके, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं भाई, देख लो, एक ये है और एक ये है, दोनों 2 मल्टीप्लाई कर दिए। सल्फर 1 है, कार्बन 1 है, तब कोई समस्या नहीं है। ओ एटम कितने हो गए, 4 ओ एटम ये हो गए, 3 7 7 और 6 13 हो गए, तो 13 तो H2O लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो 13 H2O लगाओगे तो 26 H एटम तो ये हो गए इसके,
4 H एटम ये हो गए, तो 26 प्लस 6 4 ये वाले 4 H एटम, तो 30 H प्लस आयन यहां लगाने पड़ेंगे। यहां तो सब कुछ भाई न्यूट्रल है ना, यहां तो कुछ चार्ज है नहीं। अब यहां चार्ज बैलेंस कर लो, नेगेटिव नेगेटिव कितना जा रहा है, -2 और -2, ठीक है। तो कितना जा रहा है, 6 माइनस जा रहा है, 6 माइनस और 30 प्लस, तो कितने 24 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। 24 इलेक्ट्रॉन कितना था इसका आंसर, आर का सही तो आ रहा है, आर का आंसर। कौन पूछ रहा था, हो तो रहा है ना, हो रहा है बच्चों, है ना, ठीक है, हो रहा है, कर लोगे, ठीक है, तो ऐसे कर लेना। ओके नाउ अब क्या होगा इसमें, अरे सूरज कुमार झा गूगल पे दिया हुआ है ना, जब बार है ना, बेवकूफ हो गया, बोल रहा हूं एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन की ज्यादा आएगी, देखो उसमें गूगल पे एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन का सल्फर कितना है। बार बार लिखे जा रहे हो, जब बोल रहा हूं बात तो सुनते नहीं हो। एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन की है ना, एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन की जो है ना वो क्या होगा, वो ज्यादा आ जाएगी सल्फर से। इसको हटा दूं, है ना, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, और वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखो, और वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का जो होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो होता है वो बेसिकली जो वैलेंसी फैक्टर वाला मेथड है वही होता है, जो वैलेंसी फैक्टर वाला मेथड है वही होता है ना, वैलेंसी फैक्टर वाला जो मेथड है वही होगा। मुझे ये इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों को बैलेंसिंग पहले पढ़ाया जा चुका है, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, बैलेंसिंग पहले पढ़ाया जा चुका है ना, ठीक है, यस, है ना, काफी लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे बेसिकली हमें क्या करना है, अगर हमारा मीडियम एसिडिक है, समझ लीजिए मीडियम अगर एसिडिक होगा, एसिडिक मीडियम होगा, वी कैन यूज H प्लस आयन एंड H2O को यूज करेंगे। मीडियम अगर बेसिक होगा, बेसिक मीडियम होगा, ठीक है ना, सो वी कैन यूज OH आयन एंड H2O, इसका यूज करना चाहिए अपने को, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं बैलेंस करने के लिए, जैसे कि पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है, MnO4 माइनस आयन जो होगा वो क्या होगा, C2O4 माइनस 2, और ये Mn2 प्लस होगा, और यहां पे क्या आएगा, CO2 आएगा। ऐसे कभी कभी मीडियम स्पेसिफाई नहीं भी होगा, है ना, कभी कभी मीडियम स्पेसिफाई नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे MnO4 माइनस आयन जो है ना 7 से +2 में जा रहा है, तो आपको अपने आप ही एसिडिक पता चल जाना चाहिए। या जैसे यहाँ पे कोई एसिडिक ऑक्साइड CO2 वगैरह बन रहा है, तो अपने आप आपको हिंट लग जाना चाहिए कि ये एसिडिक मीडियम है। ओके, तो ये मीडियम एसिडिक है। अब इसको कैसे करोगे, तो वैलेंसी फैक्टर मेथड क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो वैलेंसी फैक्टर मेथड जो है ना वो ये कहता है
कि इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो, पता है ना आपको कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, और इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो, कितना आएगा बोलो, वो 3 कितना 2 आएगा, मैंने कैलकुलेट करा चुका हूं, +3 से +4 में जाएगा, 1 का चेंज है लेकिन 2 एटम है तो 2 का चेंज आएगा। दोनों का जब वैलेंसी फैक्टर निकाल देना, तो निकालने के बाद क्या करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 को इधर और 5 को इधर। ऐसा क्यों करते हैं उस पर हमें लॉजिक मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसको समझ लो। तो आप क्या करोगे, 2MnO4 माइनस आयन इधर आएगा और 5C2O4 2 नेगेटिव यहां आ जाएगा, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप देखोगे कि यार यहां पे 2 Mn है तो प्रोडक्ट में भी 2 Mn होने चाहिए, तो आप 2 Mn कर लेना प्रोडक्ट में। फिर आप पाओगे कि यार यहां पे 10 कार्बन है, देखो 5 × 2 10 कार्बन है, तो यहां पे भी 10 कार्बन होना चाहिए। तो कार्बन तो सबका सब किस में जा रहा है, CO2 में जा रहा है, तो 10 कार्बन होगा तो क्या होगा, 10 CO2 बन जाएगा। ऐसा करने पर हमारे एटम बैलेंस हो गए, ऐसा करने पर हमारे एटम जो है ना वो बैलेंस हो जाते हैं। जब एटम बैलेंस हो जाएगा तो हमारा चार्ज बैलेंस हमें करना होता है ना। एटम में कौन से Mn और कार्बन बैलेंस हो गए। वंस यू शुड चेक अबाउट ऑक्सीजन एटम, कि ऑक्सीजन एटम बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहां दिख रहा है कि 5 चौको 20 और यहां पर 20, तो ये तो बैलेंस है, Mn बैलेंस है, O एटम बैलेंस नहीं है। यहां पे O एटम कितना है, हाँ 8 O एटम एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 8 O एटम एक्स्ट्रा है, तो यहां पे आप 8 H2O लगा दीजिए, ठीक है। इसके एवज में यहां पे कितने आ जाएंगे, यहां पे 16 H+ आयन आ जाएंगे। चांस की बात है कि इस मेथड में चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाता है, इस मेथड में चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाता है, ठीक है। चार्ज अपने आप बैलेंस हो गया। यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका बैलेंसी फैक्टर निकाला, इसका निकाला, इसको यहां मल्टीप्लाई किया, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद 2 यहां आ गया, 5 आप यहां आ गया, तो ऑक्सीजन एटम को छोड़कर जो दूसरे एटम है उनको प्रोडक्ट में बैलेंस कर लीजिए। तो यहां पे 2 Mn थे, इसलिए मैंने Mn में 2 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 5 × 2 10 कार्बन थे, तो मैंने कार्बन वाले प्रोडक्ट में 10 मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने O एटम को चेक किया, तो मुझे लगा कि देखो ये वाला O एटम तो बैलेंस है, केवल MnO4 माइनस आयन वाला O एटम बैलेंस नहीं है, जो कि 8 एटम है ऑक्सीजन के। क्योंकि मीडियम एसिडिक था तो वी कैन यूज वाटर एंड H+ आयन, सो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 H2O लगाया ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए। लेकिन ऐसा करने पर मेरे पास H एटम ज्यादा होगा, कितने 16, तो मैंने यहाँ पे 16 H+ आयन लगाया। आप चाहो तो चार्ज बैलेंस करके देख लो, यहां से कितना आएगा, यहां से +16 आ रहा है, यहां से -2 आ रहा है, यहां से -10 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे कितना बचेगा, +4 बचेगा नेट, यहां पर भी +4 ही है नेट। तो चार्ज अपने आप बैलेंस हो गया, यहां पे चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है। आ गया, एक मिनट रुकना, मुझे पढ़ने दो, रुको मुझे पढ़ने दो। नोट कर लो आप लोग, इज इट पॉसिबल दैट ओ गेट बैलेंस विदाउट एडिंग H2O? नो, कहीं पर हो जाएगा, जैसे ये C2O4 2 नेगेटिव में अपने आप हो गया था, वैसे नहीं होगा, बिना वाटर के नहीं होगा, बिना वाटर के नहीं होगा, कभी हो जाएगा। हाँ, जो आपको अलग अलग ऐड करके बताया है नमन पांडे, ठीक है ना, वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बताया गया था आपको, दैट मेथड इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, है ना। उसी मेथड से हमने हमने इसको ड्राइव किया, भी बताते हैं, है ना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या यूज किया है ना। अगर आपको किसी को पढ़ाना है तो उसको क्या बताओगे आप, है ना, कि ये कहां से आया, है ना, ये कैसे बनाया गया मेथड, उसको मैं आपको समझाता हूं। अगर आप इसे अलग अलग करके बैलेंस करोगे, ये नोट कर लिया ना सबने, अगर आप इसे अलग अलग करके बैलेंस करते तो आपसे कहा गया होगा कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है आपका रिडक्शन, है ना। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है आपका रिडक्शन वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये रिडक्शन है, ठीक है। तो ये रिडक्शन वाला पार्ट है। अब यहां से जाओगे, यहां से यहां जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। समझना ध्यान से, आपको समझाया गया होगा कि आप ऐसे पढ़ाया गया होगा MnO4 माइनस आयन से
Mn2+ ऐसे बताया गया होगा, और एक रिएक्शन बताई गई होगी आपको ऐसे कि C2O4-2 से CO2। कंसेप्ट समझना, भागना नहीं यहाँ क्लास से, कंसेप्ट समझ के जाना, समझो यहाँ पे, यहीं पे सब कुछ पूरा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 4 है तो Mn बैलेंस है, यहाँ पे क्या होगा 4H2O हो जाएगा, यहाँ पे 8H+ हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने बैलेंस होंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे। चार्ज बैलेंस कर लेते हो ना सब लोग, चार्ज बैलेंस तो कर लेते हो ना, हाँ चार्ज बैलेंस तो कर लेते हो, कि वहां दिक्कत आती है? किसी को है कोई ऐसा क्लास में जिसको चार्ज बैलेंस करने में दिक्कत आती है? कोई है ऐसा जिसको चार्ज बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है? C2O4-2 है ना, से क्या आता है, CO2 आता है। ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पे पहले कार्बन बैलेंस करोगे, कार्बन बैलेंस करोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई करना, ऑक्सीजन एटम अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, कैसे बैलेंस करते हो, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है। ओके, तो आप क्या करना, इसको यहाँ जहां पे ज्यादा होता है ना चार्ज, वहां पे ले जाते हैं। चार्ज ज्यादा कहां पर है, चार्ज ज्यादा कहां पे, -2 पे या 0 पे, चार्ज ज्यादा कहां पर है, हाँ 0 पे ज्यादा है, तो इसको वहीं भेज देना, इधर इस तरफ भेज दो। सुन लो, मैं एक छोटा सा मेथड बताता हूं, सब जगह कभी फंस जाओ तब करना, वैसे तो कर लोगे। -2 से यहां भेज देना, तो यहां 0 हो जाएगा, यहां +2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 0 हो जाएगा और यहां पे +2 हो जाएगा। अब यहां पे 0 कैसे करूं, यहां तो 0 हो गया, यहां 0 कैसे करूंगा, यहां 0 करने के लिए -2 करना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा। इस -2 के लिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, ऐसे चार्ज बैलेंस होता है। अब क्लियर हो गया है ना, ऐसे चार्ज बैलेंस होता है। जिसको प्रॉब्लम था समझ में आ गया, यही मेथड है, इसी तरीके से बैलेंस करते हैं, है ना, ऐसे बैलेंस करते हैं। वैसे यहां पर भी था, यहाँ पे भी 8+ और 1-, तो यहाँ पे 7 का प्लस था, यहाँ पे 2 का प्लस था। ज्यादा कहां पर है, ज्यादा यहां पर है, +7। इसको उठा के यहां लाओ तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से क्या होगा, 2 चले जाएंगे, कितने बचे, 5 बचे। लेकिन यहां तो 0 है ना, यहाँ +5 है, तो +5 को -5 करना है तो 0 होगा। -5 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके डन। तो मैंने ये तो समझा दिया चार्ज बैलेंसिंग वाला। अब सुनो, है ना, नहीं आपको केवल इसी से आ जाएगा, आपके जो काम का है वो वैलेंसी फैक्टर वाला ही आपके उसमें आता है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, उससे आ जाएगा। ओके, अब एक काम करो, यहां मुझे बताना, यहां पे इलेक्ट्रॉन वाला मेथड जो डेफिनेशन था, इलेक्ट्रॉन वाला जो डेफिनेशन था उसके हिसाब से क्या था, वैलेंसी फैक्टर का डेफिनेशन क्या था इलेक्ट्रॉन वाले मेथड से, क्या था कि 1 मोल सब्सटेंस के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वही वैलेंसी फैक्टर होगा, यही बताया था। तो यहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ध्यान देना यार, ये वाला जो 5 है और ये वाला जो 5 है ये सेम है भाई, यही है वो, ये सेम है, समझे। और वैसे ही यहां पे 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2। ये वाला 2 और ये वाला 2 सेम है, ये सेम है, इसी को 2 इसी से आया है। अब जब आपसे क्या कहा गया था, आपको कहा गया होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इसमें मल्टीप्लाई करना, है ना। अगर मैं इसको ऐड करूंगा और मैं कहता हूं कि ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन है और ये मेरा सेकेंड रिएक्शन है, तो आप फर्स्ट में कितना मल्टीप्लाई करोगे, बोलो फर्स्ट में कितना मल्टीप्लाई करोगे चार्ज बैलेंस करने के लिए, है ना। फर्स्ट में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और सेकेंड में कितना मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड में कितना, 5 से। तो वही तो मैंने यहां पे किया है यार, ये वाला जो 2 था वो C2O4 का था, वो कहां गया, MnO4 के पास कोफिशिएंट में। ये वाला जो 2 था वो पहले इसमें जाएगा ना, फर्स्ट वाले में, और इसका 5 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यही क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाला जो 2 है वो यहां जा रहा है, ये वाला 5 यहां जा रहा है। फील आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, हाँ ये समझ में आ गया नहीं आ गया, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, मतलब जब मैं इसमें 5 लिख रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं कि मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उस तरफ मिल रहे हैं, इसमें 2 मिल रहा है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, यस और नो, ओके।
अब अगर मान लो इसके ऊपर नट्स इक्वेशन लगा रहे हो, मान लो ये जो लिखी हुई है ना, इसके ऊपर नट्स इक्वेशन लगा रहे होगे तो क्या लिखोगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ क्यू, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे नट्स इक्वेशन में, नट्स इक्वेशन में ऐसे लिखोगे। ये एन कितना आएगा, ये एन कितना आएगा बताओ, इस रिएक्शन में एन कितना आएगा, 10 आएगा, वेरी गुड, एन की वैल्यू 10 आएगी। ये नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे ना, ये 5 इंटू 2 सीधे आता है यार, जरूरत नहीं है, 5 इंटू 2 सीधे आएगा, सीधा 10 आएगा आंसर, एन की वैल्यू कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन जो है ना 10 आएगा। कितना चार्ज पास होगा पूरे उसमें, कितने कूलाम चार्ज पास होगा, कितने कूलाम चार्ज पास होगा, कितने कूलाम चार्ज, 10 फैराडे, 10 फैराडे, 10 फैराडे चार्ज पास होगा, 10 फैराडे के बराबर है ना। अगर इस रिएक्शन में पूछते हैं ना कितने कूलाम होगा तो 10 फैराडे चार्ज पास होगा। कर पाते हो, कर लोगे ना वैलेंसी फैक्टर से, वहां इलेक्ट्रो में भी सपोर्ट मिल जाएगा। अब जितनी क्वालिटेटिव में रिएक्शन कराई थी, जहां जहां रिडॉक्स हुआ था, उन सबको ऐसे बैलेंस कर लो, केवल प्रोडक्ट याद रखो। प्रोडक्ट का 90% लॉजिक मैंने बताया हुआ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, 90% लॉजिक मैंने बताया हुआ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, बस आपको बैलेंस करना होगा, है ना, सिर्फ आपको बैलेंस करना होगा। एक मिनट रुको, बैलेंसी फैक्टर वाले मेथड से काम चल जाएगा, बैलेंसी फैक्टर वाले मेथड से आपका काम चल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वाला पार्ट क्यों पढ़ते हो, 5% केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, बाकी तो सब ठीक ही है ना। लोग एक्सेप्शन पढ़ा के आपको भी खत्म कर देते हैं, है ना। 5% केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, 95% केमिस्ट्री तो ठीक ही चलती है ना, तो 95% केमिस्ट्री पे चलते हैं ना, 5% वाले पे क्यों चलेंगे, है ना। एक्सेप्शन नहीं है, मैं बताता हूं आपको कहां आप कुछ गड़बड़, आपकी इनऑर्गेनिक की जो है ना, ठीक है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक का जितना अच्छा नॉलेज होता जाएगा उतना अच्छा ही होता है। मैं इसे हटा सकता हूँ बोर्ड से अब, है ना, ये यही शॉर्टकट है, सबसे अच्छा शॉर्टकट यही है, ये बोर्ड से हटा दूं, ठीक है। चलो अब आपको एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन करा देते हैं, देख लो। जहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है वो मैं आपको समझाता हूं, गड़बड़ी कहां पे होगी। लेकिन आप जितना, जैसे आप इलेक्ट्रो पढ़ते हो, आप जैसे ये पढ़ते हैं सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं, या जितना इंटाइनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, वहां पे ये वाला मेथड लग जाएगा। किसी को स्पेशली ऐसा कुछ करना है कि ये वाला मेथड नहीं लगे, है ना, नहीं लगे, तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर आपको एक अलग से क्वेश्चन बना के दे देगा। एन का वैल्यू कैसे होगा, एन जो यहां पे निकलता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट निकलता है ना। एनोड वाली रिएक्शन लिखते थे, कैथोड लिखते थे, उसके बाद जोड़ के एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड प्रोडक्शन, दोनों को ऐड करके जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते थे वो आप यहां एन पुट करते थे नट्स इक्वेशन में। यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, समझे। एक बात समझ लेना, रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देने की जिम्मेदारी किसकी है। रिडॉक्स रिएक्शन में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सिंपल सा वन क्वेश्चन, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि मुझे एक रिडॉक्स रिएक्शन को रोकना है, मुझे क्या रोक देना चाहिए, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। मेरा क्वेश्चन सुना, मेरा क्वेश्चन सुना, है ना। अगर मुझे अगर रिडॉक्स रिएक्शन को रोकना है तो मुझे क्या रोकना चाहिए, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। कोई भी एक, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बोथ, नो। आप केवल ऑक्सीडेशन रोक दीजिए, बस काफी है, आप केवल ऑक्सीडेशन रोक दीजिए, आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। आप केवल ऑक्सीडेशन रोक दीजिए तो ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रॉन बनाना बंद कर देगा, इलेक्ट्रॉन बनाना बंद कर देगा, ठीक है। तो रिडक्शन को अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अगर ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देने की जो जिम्मेदारी है, सेल में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने की जो जिम्मेदारी है ना, वो किसकी है, वो क्या है, वो किसकी है, ऑक्सीडेशन की है ना, ठीक है। उस तरीके से हो जाएगा। तो आप ऑक्सीडेशन वाला मटेरियल जो है ना, वो आप ऑक्सीडेशन वाला पार्ट जो है ना उसको रोक दो, किसी तरीके से ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज ना करे, तो अपने आप रिडक्शन वाला पार्ट अपने आप रुक जाएगा। इस लैंग्वेज का मीनिंग इतना ही था कि फोकस ऑन ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों में बराबर ही आता है।
जितना ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन मिलेगा रिडक्शन वाले को उतना ही मिलेगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? ओके, हाँ, रिडक्स नो डाउट दोनों ही रुकते हैं एक साथ, दोनों ही रुकेंगे, लेकिन हमें ऑक्सीडेशन को रोकना होता है ना, ऑक्सीडेशन रोक दीजिए। मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब मैं रिजिड नहीं हूं अपने लैंग्वेज के ऊपर, मैं जस्ट ये लैंग्वेज इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये क्लियरिटी रहे कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जितने ऑक्सीडेशन को मिलते हैं उतने ही रिडक्शन को मिलते हैं, इसीलिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए आपने चार्ज बैलेंस किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं आपको। MnO4 माइनस आयन जो है ना H2O2 को ऑक्सीडाइज करता है, किसमें ऑक्सीडाइज करता है? ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज करता है और Mn2 प्लस में ऑक्सीडाइज करता है। तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ओके, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन में बैलेंस, क्वेश्चन में आइडिया लग जाता है ना, हर चीज मेंशन नहीं होती है। आपकी नॉलेज आपको बताती है कि मीडियम एसिडिक है, +7 से +2 जा रहा है, तो मीडियम अपने आप ही एसिडिक है, आप चिंता मत कीजिए, ये ऐसे आ जाएगा। ओके, तो +7 से +2 जाते हैं, +7 से +2, यहां पे बैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बोलो? 5 आएगा। ये -1 से कहां जा रहा है? 0 जा रहा है, तो कितना आएगा बैलेंसी फैक्टर बोलो? 2 आएगा, आएगा 2। ठीक है, आ जाएगा। हाँ, नाउ अभी क्या करना है? अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कितनों का आंसर आ गया है फिलहाल? तो 2MnO4 माइनस आयन होगा +5H2O2 होगा, हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? O2 करोगे और फिर आप करोगे Mn। तो पहले आप किसको बैलेंस करोगे? Mn को। तो 2Mn से 2 आप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे। इस O में कितना मल्टीप्लाई करूं? O एटम में, O एटम में कितना मल्टीप्लाई करूं? 5 या 9? अब यहां पे एक मिस्टेक होगा। क्या मिस्टेक होगा? यहां पे कितने O एटम है? 8 है ना, यहां पे 8 O एटम है और यहां पे कितने O एटम है? 10। तो दोनों मिलके कितने हो गए? 18। तो समटाइम स्टूडेंट क्या करेगा? यहां पे 9 मल्टीप्लाई करेगा और गलत हो जाएगा। जैसे वो 9 मल्टीप्लाई करेगा उसका मिस्टेक होगा। कैसा मिस्टेक हुआ? ये जो O2 है ना, वो ये वाले O एटम में नहीं है। ये O2 किसका प्रोडक्ट है? ये O2 किसका प्रोडक्ट है? ये H2O2 का प्रोडक्ट है। और 1 मोल H2O2 1 मोल O2 देता है। इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि 5 मोल H2O2 से 5 मोल O2 बनेगा। यहां पे अब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यूज करना पड़ेगा। 5 O2 लगाओगे, समझे? समझे? ये जो 5 मैंने क्यों लगाया, बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई है ना? क्योंकि H2O2 का ही जिम्मेदारी है O2 बनाने का। MnO4 माइनस आयन में जो MnO एटम है वो ऑक्सीडेशन नंबर में ऊपर नहीं जा रहा है ना? ठीक है, ये +7 से +2 जा रहा है, इसका केवल Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करना। बस इस तरीके के मिस्टेक होते हैं, है ना, इस तरीके के मिस्टेक हो जाते हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। हाँ, तो ये इधर आ जाएगा। बाकी इसमें कितने एटम O एटम है बोलो? 8 O एटम थे। तो 8 O एटम के लिए क्या कर लेना? 8H2O लगा देना। और यहाँ पे क्या कर सकते हो? 8H2O के बाद यहाँ पे 16H+ लगा देना, बैलेंस हो गया। चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चार्ज नहीं, सॉरी, वेट अ मिनट, गड़बड़ किया, हाँ गड़बड़ हुआ है। ये अभी H एटम जो है ना कितने होंगे? 10 H एटम यहां पर है, क्योंकि ये H+ के फॉर्म में है, ये भी H+ के फॉर्म में, तब कोई समस्या नहीं है। इनका ऑक्सीजन नंबर चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 16H+ थे, यहाँ पे 10H+ थे, सो वी हैव टू गिव ओनली 6H+। अब आ जाएगा आंसर। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, यस, अभी ठीक है। ओके, डन। चलिए, और कोई आपको इतना नहीं करना, आपको कोई एक्सेप्शन पे मत जाओ। मैं एक्सेप्शन वाला टीचर नहीं हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं एक्सेप्शन ज्यादा, है ना।
जो अपना बेसिक अपना जो कोर्स है ना, उसमें इतना कुछ करने को, इतना कुछ अच्छा करने को है कि जरूरत नहीं है एक्सेप्शन पढ़ने की, ना ही एक्सेप्शन आते हैं, है ना। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और बहुत कॉमन इंफॉर्मेशन वाला पार्ट जो हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं इसमें। और लेट्स से आपको एक और बताता हूं, जैसे आपको किसी ने कहा Cr2O7 2 नेगेटिव है और वो ऑक्सलेट आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। एक एग्जांपल और कर लो। तो Cr2O7 2 नेगेटिव और ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये किस में जाएगा, CO2 में जाएगा और क्रोमियम 3+ में जाएगा। अब हमें इसको बैलेंस करना है ना, इसको बैलेंस करना है। हाँ, जेई में एक्सेप्शन नहीं आता है ना, लोगों को आता नहीं है इसलिए उन्हें एक्सेप्शन सा लगता है, एक्सेप्शन नहीं आता जेई के अंदर, है ना। क्लीन एंड क्लियर इंफॉर्मेशन आती है ना। जब वो हर बार क्लेम करते हैं कि एनसीईआरटी से ऊपर नहीं देंगे, एनसीईआरटी से ऊपर नहीं देंगे, तो फिर वो, है ना, एक्सेप्शन नहीं देते हैं। ठीक है, हाँ मैं बेसिक मीडियम वाला इसके बाद एग्जाम्पल लूंगा, बिल्कुल बेसिक मीडियम वाला भी करेंगे हम लोग, बेसिक मीडियम वाला भी कर लेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन वाला भी कर लेंगे, सभी करेंगे ना, चिंता, सभी करा दूंगा, एक एक केस सभी करा दूंगा, उतना ही जितना जरूरी उतना तो करा ही देंगे। हाँ चलो, इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ कितना आएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 6 आएगा, बिल्कुल सही बताया। इसका कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि सम स्टूडेंट विल से कि ये 2 को इधर भेजो और ये 6 को इधर भेजो, ऐसे करेंगे, है ना। तो उससे अच्छा है कि जब भी इस तरीके से कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा हो इनके बीच में, तो कॉमन फैक्टर ले लिया करो, है ना, एलसीएम वगैरह कॉमन फैक्टर जो है ना वो ले लिया करो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यहां पे 3:1 कर लो कोफिशिएंट, तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, इसलिए समझा रहा हूं ये, है ना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 3 को यहां भेज देना और इसके 1 को यहां भेज देना, ऐसा कर सकते हो भाई। 6 और इससे तो आ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 6 यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 6 जाएगा, उससे परफेक्ट आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप यहां और यहां से इस तरीके से भेज सकते हो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव और 3C2O4 - 2 will give you CO2 प्लस क्रोमियम 3+। तो कार्बन कितना था, यहां पे 6 हो जाएगा, क्रोमियम कितना था, यहां पे 2 हो जाएगा, 7 ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे, यहां पे 7H2 आ जाएगा और यहाँ पे 14H+ आ जाएगा। सो अपने आप बैलेंस हो गया। अब सवाल उठता है कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, नेट इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल होंगे। अगर आप ये और ये लेंगे तो आपको 12 आंसर लेना पड़ेगा, और ये लेते हैं तो आपके लिए n का वैल्यू कितना आएगा इस क्वेश्चन में, 3 आएगा। जो आप नट्स इक्वेशन लिखोगे तो 3 आएगा। डन हो गया, ओके क्लियर है। तो इस तरीके से आपका n का वैल्यू 3 आ जाता है, कंप्लीट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, हम लोग आते हैं बेसिक मीडियम भी कर लेते हैं और डिस्प्रपोर्शनेशन भी कर लेते हैं, दोनों एक ही में करवा देंगे। देख लो, लिखो आप इसमें बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आप मुझे बताओ कि मोस्ट ऑफ द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किस मीडियम में होती है। मोस्ट ऑफ द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो होगा वो कितना होगा, यहां पे n का वैल्यू 6 आ रहा है क्या, n का वैल्यू जो आएगा वो 6 आएगा क्या, क्रोमियम, एक मिनट रुको, n का वैल्यू 6 आ सकता है क्या, एक मिनट रुको, 3:2। n का वैल्यू 6 आएगा इसमें, 3 नहीं आएगा। यहां पे n का वैल्यू 6 ही आएगा, n का वैल्यू जो है ना वो 6 आएगा, क्योंकि यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कितने कितने कार्बन एटम है अपने पास, यहाँ पे 6 कार्बन एटम है और 6 के 6 कार्बन एटम +3 स्टेट में है ना। और वो सभी के सभी किस में गए हैं, +4 स्टेट में गए हैं। तो सबके लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 6 के लिए 6 का ट्रांसफर आएगा, 6 आएगा यहाँ पे। इसमें चेंज करना 6 आएगा,
ठीक है, 6 आएगा यहाँ पे, इसकी वजह से 6 आएगा, इसकी वजह से भी 6 आएगा, है ना, उस तरीके से, क्योंकि ये एलसीएम आ रहा था तो यहाँ पे 6 आएगा, पूरा का पूरा 6 से ट्रांसफर आएगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो हम लोग बात करते थे कि हमारा जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है वो कौन से मीडियम में होता है, वो बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में हम लोग एक रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया जाए तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है इस तरीके से, है ना, ऐसे, या तो OH ऐसे लिखा रहेगा या फिर OH आपको ऐसे लिखा रहेगा इस तरीके से, है ना। ठीक है, तो OH तो मीडियम बता रहा है, इसका ये तो मीडियम बताने के लिए है, ये रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये तो मीडियम बताने के लिए है ना, ये तो मीडियम बताने के लिए, और जो यहां पर ये क्या करेगा, मीडियम बता रहा है, ये रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, तो गलती से भी क्या करना, गलती से भी ऐसा मत करना कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालने लगे, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालने लगे, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालने लगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगे, ऐसा मत करना, ये नहीं होगा, है ना। मैं एक लैंग्वेज बोलूंगा, आपको समझ में आए तो बताना। आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने मिलेंगे, है ना, आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने मिलेंगे, एक मिलेंगे, है ना। अब एक रिएक्टेंट होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे क्या, एक रिएक्टेंट होगा तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा। लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, मिनिमम 2 तो मिलेंगे, प्रोडक्ट तो 2 होंगे, तो प्रोडक्ट में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, है ना, प्रोडक्ट में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को रिएक्टेंट साइड से नहीं, प्रोडक्ट साइड से बैलेंस करेंगे। ओके, तो पहले तो लिखो ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पे -1, यहां पे +5। ओके, इसका बैलेंसी फैक्टर बताओ कितना आएगा, 1 आएगा, इसका बताओ 5 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 5Cl -, और हो जाएगा। यहां पे क्लोरीन एटम कितने लिखे हुए हैं देखो, प्रोडक्ट में क्लोरीन एटम कितने हैं, 6, तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, Cl एटम बैलेंस हो गए, हो गए। अब एक बात बताओ यहां पर कि ऑक्सीजन एटम देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन एटम कितना हुआ है, कितना ज्यादा है, यहां पे 3 ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरफ क्या करोगे, 3H2O, ठीक है, और यहां पे क्या करोगे, 6H+, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस, है ना, हो गया नहीं हो गया बोलो, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ गड़बड़ लग रहा है, क्या लग रहा है, मीडियम कैसा है, बेसिक है, बेसिक मीडियम में H+ आयन अपीयर नहीं हो सकता, बेसिक मीडियम में H+ आयन अपीयर नहीं हो सकता। ओके, तो मेरा ये कहना ये है कि आप बेसिक मीडियम में अगर बैलेंसिंग कर रहे हो तो आप फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम होगा, यहां तक तो आपको एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करना है, ऐसे ही बैलेंस करना है जैसे मैंने बताया, आप पहले एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करो, पहले एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करो, बस उसके बाद क्या करना, जहां पे H+ आयन हो, कहां पे H+ आयन है, यहां पे H+ आयन है, उतने ही OH आयन ऐड कर देना, और उसके अपोजिट में भी उतने OH आयन ऐड करना। क्यों, दोनों तरफ बैलेंस था ना, अगर मैं इसको छुपा लेता हूं, इनको, इन दोनों को, तो ये पूरी रिएक्शन यहां से लेके यहां तक तो पहले बैलेंस थी, तो अगर आपने इस साइड में कुछ ऐड किया तो आपको इस साइड में भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसलिए दोनों तरफ उतने ही, जितने H+ आयन होंगे उतने OH आयन, अपोजिट में भी उतने OH आयन, इन दोनों को मिला लो, इन दोनों को मिलाने के बाद 6H2 आ जाएगा, ये 3 वाले जो ज्यादा हो उस तरफ रखना, H2O को ये कैंसिल कर दो, 3H2 हो गए। अब आप लिख लो, तो 6 OH आयन, 3Cl2, 5Cl- आयन, ClO3- आयन प्लस 3H2O,
ये आपकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में भी बैलेंसिंग करनी है, बेसिक मीडियम में भी बैलेंसिंग करनी है, लेकिन थ्रू एसिडिक मीडियम करनी है। बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करना है, लेकिन थ्रू एसिडिक मीडियम ही बैलेंस करना है। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन और ये दोनों सेम ही होते हैं ना, दोनों ही सेम होते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। Disproportionation reaction is a special case of redox reaction where same element will got oxidized and same element will got reduce also, है ना, ऐसा रहता है, ऐसा रहेगा। या फिर एक काम और हो सकता है, अगर आपको ये वाले मेथड पे नहीं जाना है तो हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, हम लोग पहुंच गए थे 3Cl2 से हमें क्या मिल गया था 5Cl माइनस आयन, और बोलो क्या मिल गया था ClO3 माइनस आयन मिल गया था। तो बेसिक मीडियम में एक लैंग्वेज और यूज की जाती है, बेसिक मीडियम में एक लैंग्वेज और यूज किया जाता है। वो क्या होता है ना, वो ये होता है कि 5Cl माइनस आयन, और ये कि यहां पे ऑक्सीजन कितने ज्यादा हैं, 3 ज्यादा हैं। तो यहां पे जिस तरफ ज्यादा होते हैं ना, सुनना जो बोल रहा हूं, जिस तरफ ज्यादा होते हैं उसी तरफ वाटर लगाते हैं। जिस तरफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा होते हैं उसी तरफ वाटर पार्टिकल को लगाया जाता है। अब आप कहोगे सर कितने वाटर पार्टिकल लगाएंगे, तो जितने O एटम ज्यादा थे उतने ही लगा देना। कितने O एटम ज्यादा हैं, 3 ज्यादा हैं, तो 3 H2O इसी तरफ लगा देना। उसके अपोजिट में H2O का डबल OH आयन लगाते हैं, उसके अपोजिट में H2O का डबल OH आयन लगाते हैं, उसके अपोजिट में H2O का डबल OH आयन लगाते हैं, 6 OH आयन आ जाएगा। ठीक है। हाँ, कॉम प्रोपोर्शनेशन में भी इसी तरीके से बैलेंस होगा, इसका उल्टा लिखा होगा ऐसे, कॉम प्रोपोर्शनेशन में ऐसे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है ना वो भी आपको इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, किसी को अब कोई डाउट है? किसी को डाउट है बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, नाउ अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड की। एन का वैल्यू कितना आएगा, एन का वैल्यू कितना आएगा? तो एन का वैल्यू के लिए आप केवल ऑक्सीडेशन देख लो या केवल आप रिडक्शन देख लो, है ना। एन के वैल्यू के लिए केवल, क्योंकि आपको पता है कि दोनों में बराबर ही आएंगे, दोनों में, क्योंकि यहां आप ऑक्सीजन देख लो, आपको पता है कि यार ऑक्सीडेशन वाला ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो आप देखना 0 से कहां जा रहा है, +5 में जा रहा है। तो एक एटम जो है ना Cl का, वो 0 से +5 में जा रहा है ना। तो 5 ही आ जाएगा ऐसे करके, +5 में जाए, 0 से +5 में जा रहा है ऐसे करके, है ना। और यहां पर n की वैल्यू कितनी बनेगी, n की वैल्यू यहां पर आएगा, n का वैल्यू जो बनेगा 5 इधर गया था, 1 इधर गया था, तो 0 से +5, 5 का चेंज आ गया, 2 जो थे ना वो कितना आ जाएगा मेरे लिए, 2 के लिए 10 का चेंज आ जाएगा। Cl2 था ना, 2 के लिए 10 का चेंज आ जाएगा, 10 आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरीके से होना चाहिए मेरे हिसाब से, 10 इलेक्ट्रॉन ही 3Cl2, एक मिनट रुकना, 3 मोल के लिए आएगा ना, 33 मोल्स ऑफ Cl2 से। यहां पे इसका कंसेप्ट कैसे बन जाएगा, रुक जाओ। Cl2 वाला जो था, Cl2 से Cl माइनस आयन 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 2 इधर जाएगा, और एक मिनट रुको, Cl2 से Cl माइनस आयन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इधर आ जाएगा, ओके। और Cl2 से ClO3 माइनस आयन 2 इधर जाएगा, और यहाँ पे 6H2O, और यहाँ पे 12OH माइनस आयन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। दस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, और 10 में 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 6, तो 10 बाई 6 मोल के लिए 10 आएगा, तो 5 मोल्स आ रहा है। यहाँ पे 5 आ रहा है आंसर, तो 5 आंसर आ रहा है, 5 है ना, 6 आएगा क्या,
6 तो नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको, देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया, इस तरीके से कर लिया है ना। एन का वैल्यू का थोड़ा सा समझते हैं, एन की वैल्यू को कैसे और अच्छे से कर सकते हैं। एन की वैल्यू को देखो, एक मिनट है ना, बताता हूं। वेट अ मिनट, अभी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा आ रहा है, देखो कैसे आएगा। बेसिकली हो क्या रहा था कि Cl2 किस में जा रहा था, Cl माइनस आयन में जा रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे भेज दो और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ये बैलेंसिंग होगी कौन सी, रिडक्शन वाली है ना। दूसरा हमारा जो रिएक्शन था वो क्या था, वो था हमारा Cl2 किस में जा रहा था, Cl2 जा रहा था ClO3 माइनस आयन में। ओके, तो अपन 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 6 O एटम है एक्स्ट्रा, तो बेसिक मीडियम कहता है कि उतने ही वाटर लगा दो। उसके अपोजिट में डबल क्या लगा दो, OH आयन लगा दो। यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बैलेंसिंग करने पर। तो ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन हो गया और ये मेरा हो गया सेकेंड रिएक्शन। तो मैं फर्स्ट रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से, और सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बोलो, सेकेंड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, सेकेंड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कैसे, 1 से, तभी तो आएगा। इसको 5 से तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सेकेंड को 1 से 10 हो जाएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 फर्स्ट में मल्टी तो 5 Cl2 आएगा और 1 Cl2 यहां से आएगा, दैट बिकम 6 Cl2। यहां से कितना आएगा, 12 OH माइनस आयन। ठीक है, 12 OH माइनस आयन, और ये कितना आ जाएगा, 12 OH माइनस आयन आ जाएगा, और यहां पे आएगा 5 Cl माइनस आयन, नहीं यहाँ पे आएगा 10, 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहां पे आएगा 2 ClO3 माइनस आयन प्लस 6 H2O। इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल होंगे, 10। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, 2 से डिवाइड करो तो 3 Cl2 आएगा, 6 OH माइनस आयन आएगा, 5 Cl माइनस आयन आएगा, और ClO3 माइनस आयन आएगा, 3 H2O आएगा, और इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल होंगे बोलो, 5 आएगा भाई। और वो कैसे आया था, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 आया था, इसका 5 आया था, वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उसी से बनेगा, 5 आएगा आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है, इसी से आ जाएगा है ना आंसर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 आएगी, पहले 10 आएगी इस वाले केस में है ना, लेकिन वहां पे 6 मोल थे, 6 मोल थे। यहाँ पे 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल रिएक्ट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल होंगे, 5 कैंसिल होंगे। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा Cl2 का, Cl2 का वैलेंसी फैक्टर निकालूं अकेला Cl2 का तो कितना आएगा, Cl2 का वैलेंसी फैक्टर निकालूं कितना आएगा, 0, 5/3 आएगा, 5/3 आएगा है ना। यस, है ना, क्योंकि कैसे करोगे कि यहां पर 3 मोल्स के लिए इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर है, 5, तो 1 मोल के लिए कितने ट्रांसफर है, 5/3। और अगर आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे आएगा, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 लगाओगे तो भी 5/3 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट में यही था आपके लिए कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आया था, इसका वैलेंसी फैक्टर आया था 1 आया था, इसका 5 आया था, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थे, उसमें 5 थे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाता है ना। हाँ, ठीक है, इस तरीके से एलसीएम लेके कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। ओके, काफी डिटेल में करा दिया। अब आप नोट कर लिया होगा आपने, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप फटाफट और कर लो मेरे लिए और खत्म करते हैं। ये बना लो, P4 प्लस OH माइनस आयन विल गिव यू इसको बैलेंस कर लो। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में जो बड़ा वाला वैलेंसी फैक्टर वही आ जाता है। हाँ, वही आ जाएगा, बिल्कुल सही है। जैसे उसमें था ना वैलेंसी फैक्टर 6 और 2 में, तो 6 आ गया था किसमें, वो डाइक्रोमेट वाले में, Cr2O7 2 नेगेटिव वाले में 6 आ गया था,
और इसमें 5 आ गया था इस वाले का, तो जो बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर था दोनों में वही आंसर आ जाता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बिना कैंसिल किए भी आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा कर लो। ठीक है, हाँ बड़ा वाला जो जो वैल्यू जो ज्यादा होगी वो होगा। हाँ होगा, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे 0 होगा, यहां पे -3 होगा, यहां पे +1 होगा। तो +3 से ये कितना आएगा, बैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 3 आता है। यहां कितना आएगा बोलो, 1 आएगा। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये PS3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे H2PO2 होगा, ओ 2 करना है यहाँ पे 2, H2PO2 माइनस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये P4 हो गया। तो P एटम तो भाई बैलेंस हो गए, है ना। अब आपको क्या करना है, O एटम बैलेंस करना है। तो O एटम बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, O एटम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे PS3, तो O एटम के लिए यहाँ पे आएगा 2H2O, नहीं नहीं, यहाँ पे आएगा कितना, अच्छा इसमें H एटम भी है यार, इसमें एक वो प्रॉब्लम करेगा, वो वाला मेथड, कि जितने वो OH थे उतने यहाँ लगाओगे, उससे समस्या आएगी। उससे बेटर है कि अपन क्या कर लें, वो दूसरा वाला मेथड लगा लें। यहाँ पे कितने हैं, कितने O एटम है, यहाँ पे 6 एटम है, तो 6 में क्या होगा, यहाँ पे 6H2 आ जाएगा। ठीक है, तो 6H2 आने के बाद यहाँ पे कितने H हो गए, यहाँ पे हो गए 12 H हो गए। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 6, 9 थे। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 3 H+ आयन लगा देना। ठीक है, इस तरीके से। तो 3H+ आयन की जगह पे 3OH आयन कर लेना ऐसे, और यहाँ पे 3OH आयन कर लेना। ये क्या कर लेना, यहाँ पे 3H2O कर लेना, ये कैंसिल कर देना। तो ये आ जाएगा 3OH माइनस आयन प्लस 3H2O, P4 PS3 प्लस 3H2PO2 माइनस आयन। इस तरीके से बैलेंस होगा, ये हो जाएगा।
हेलो, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है अभी, है ना? मैं ये कह रहा था कि इसमें 5/3 मोल्स, इसका 5/3 वैलेंसी फैक्टर था। तो 5/3 जो वैलेंसी फैक्टर था Cl2 का, ये हमें क्या बता रहा था? ये हमें बता रहा था कि 1 मोल अगर Cl2 रिएक्ट करेगा तो 5/3 मोल्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होंगे। ये वैलेंसी फैक्टर का डेफिनेशन था। यहाँ पे 3 मोल्स Cl2 अगर रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? 5/3 इंटू 3 कर लेना, ये बेस्ट रहेगा। आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आप इस तरीके से करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और बाकी जगह पे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करना, मत करो एलसीएम वगैरह का। एक बात छोटा सा साइड में लिख लिया, लिखने के बाद बाकी जगह पे देख लेना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करना, वरना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला बिल्कुल बेस्ट है। और उसके बाद जो डिस्प्रपोर्शनेशन वाला जो पार्ट है उसको आपको ऐसे करना है कि 1 मोल के लिए कितना ट्रांसफर है। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना निकल के आ रहा है? P4 का। अब यहाँ पे 1 मोल ही रिएक्ट कर रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 निकल के आएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऐसे करके आ जाएगा। ये परफेक्ट है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये परफेक्ट है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगा कोई भी, वरना क्या होगा? वरना बाकी जगह पे आप प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है, ये कर लो। एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे, इसी को रिपीट करा के, और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगा लेंगे इस पे। ठीक है, बोलो भाई, क्लास खत्म करें? डन, ओके। होमवर्क होमवर्क आज दे दूंगा, है ना? स्टार्ट कर दो होमवर्क, ऑक्सीजन नंबर वगैरह क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, अभी तो रुक जाओ, है ना? अभी मैं न्यूमेरिकल पे पहुंचा नहीं हूँ, इस एक लेक्चर के बाद दूंगा, जब मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा तो होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं, N15 नहीं आएगा, N3 आएगा। हाँ चलो, अभी तो नेक्स्ट क्लास करो, फिर डिस्कस, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू नेक्स्ट क्लास में एक बार और समझा दूंगा, एन की वैल्यू एक बार नेक्स्ट क्लास में और सबको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना। ठीक है, बाकी बैलेंसिंग आज समझ में आ गया सबको अच्छे से? बैलेंस तो अच्छे से कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? ठीक है, ठीक है, बाय। एंड मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, चिंता मत करो, है ना?